पुष्मिता, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। देखिए, आपकी कॉपी में जो 3 चीजें मैं बता देता हूँ उसको सुधार लीजिए। जो अप्रोच है ना वो सही अप्रोच जा रही है, अप्रोच में कहीं कमी नहीं दिख रही है, लेकिन वही है कि थोड़ा सा तरीका गलत हो रहा है। पहला, एक तो आप लाइन समझ लें, 2 मार्क का मतलब 3 लाइन, 7 मार्क का मतलब 10 लाइन हाईएस्ट, और 10 मार्क मतलब 2 पेज जो होते हैं उसमें से टोटल 44 लाइनें जो मिलती हैं, एक में 22, एक में 23, 21, 22 जो भी रहा, ठीक है। इसके बाद हमें एक दूसरी बात ये रखनी है कि हमें पहला परिचय देना होता है किसी भी चीज का, और 7 मार्क में भूमिका जो है 1 लाइन से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। अगर वो पहुंच रही है तो हाईएस्ट 2, मतलब 2 ऐसी लाइन है जो आपके लिए अंतिम हो। 7 मार्क में 2 लाइन से ज्यादा अगर भूमिका हो जा रही है तो सिवाय आपको नुकसान के कुछ नहीं करेगी वो, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ 2 मार्कर की जान होती है परिचय उसका, और साथ में क्रोनोलॉजी के साथ में कौन कौन से पॉइंट आपने दिए हुए हैं। अगर वो क्रोनोलॉजी भी मिस हो गई तो आपका एक आधा नंबर कट जाएगा। 7 मार्कर की जान है क्या है, मेन बॉडी जो पूछी गई है, और 10 मार्कर की जान है आपका इंट्रो, निष्कर्ष और डायमेंशन। अगर उसमें मांगे गए हैं, अगर डायमेंशन एक है तो एक डायमेंशन दे दो, फिर उसकी इंट्रो और निष्कर्ष उसकी जान होते हैं। तो हम क्या करें, भूमिका को लिमिटेड करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम 2 लाइन 7 मार्क में। कई ऐसे प्रश्न होंगे जहां पे भूमिका में लिखनी ही नहीं है, जैसे अगर आ गया विशेषताएं या दोष, सीधे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सीधे लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हम देखेंगे जिसमें हम भूमिका ना लिखें तब भी चलेगा, क्योंकि 10 लाइन में भूमिका का जो महत्व है वो खत्म हो चुका है। निष्कर्ष तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, ठीक है। निष्कर्ष जो है 3-4 जो शब्द आएंगे, समीक्षा, विश्लेषण, मूल्यांकन, आलोचना, इनमें रह जाता है। यदि आप कोई विशेष तरीके से आंसर आपने प्रेजेंट किया, जैसे हमने आज एक प्रेजेंट करने की कोशिश की, तो उसमें आप निष्कर्ष लिख सकते हो, लेकिन वो निष्कर्ष क्या है, मेन बॉडी से ही कनेक्टेड होगा, अलग से कोई बात नहीं कह रहा होगा, ठीक है। समझ में आया? जी सर। तो भूमिका कितनी होनी चाहिए, ठीक है। चलो हम आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। किसी के कोई डाउट हो? जिसकी कॉपी चेक हो चुकी है, जिसकी कॉपी, जिसकी भी कॉपी चेक हो चुकी है वो अपने अपने डाउट बता सकते हैं, फिर नई क्लास स्टार्ट करें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है मंदसौर की संधि। मंदसौर की जो संधि होती है वो किस किस के मध्य होती है? मल्हारराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। अंग्रेजों के मध्य एक उनका एजेंट होता है मालकम, उसको लिखें या ना लिखें बात बराबर है, मालकम, ठीक है, एजेंट मालकम के मध्य। तो हमने क्या लिख दिया, मल्हारराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। संधि जब भी आएगी तो किस किस के मध्य होगी, यही उसका परिचय है। कब होती है? 1818 में होती है। अब कारण क्या होता है भाई, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में पराजित हो चुके होते हैं और अब सारे लोग संधि कर रहे होते हैं, ग्वालियर शासक भी कर रहे होते हैं, सिंधियाओं ने भी की थी, ठीक है। प्रावधान क्या हुआ, होलकर कंपनी के संरक्षण में आ गया, जो होलकर वंश था वो कंपनी के संरक्षण में आ चुका था। चलिए एक चीज और बता दूं आपको कि जो इससे पहले संधियां हुई थी होलकरों की, तो होलकरों ने की संधियों में कभी भी पूर्ण रूप से समर्पण नहीं रहा था, बस थोड़ी सी ट्रीटी थी कि हमारा इलाका होगा, ये तुम्हारा इलाका होगा, इस तरीके की संधियां होती थी। अब जो ट्रीटी होती है मंदसौर की संधि, वो कैसी ट्रीटी है, ये अधीनस्थता ला देती है, किसके अधीन? अंग्रेजों के अधीन। अब ये अधीन हो गए किसके? अंग्रेजों के। अब सारे फैसले लिए जाएंगे तो अंग्रेजों से मिलजुल के लिए जाएंगे। एक व्यक्ति का आपने नाम सुना होगा, यशवंतराव होलकर प्रथम, नाम सुना है? यशवंतराव होलकर प्रथम नाम सुना है क्या? क्या आप सुन पा रहे हैं? सभी को आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। अच्छा, तो यशवंतराव होलकर प्रथम जो थे वो हम देखते ना, पहले जली के टाइम पे इन्होंने इतनी तरीके से लड़ाई लड़ी कि पहले जली को भारत छोड़ के जाना पड़ा, कंपनी ने बुला लिया, पहले कंपनी का शासन होता था। तो ये होलकर इतने ताकतवर हो चुके थे यशवंतराव होलकर के समय पे, ठीक है। और पहली संधि थी जिससे ये अधीनस्थ हो गए। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट अगर हम लिख देते हैं तो हमारे
परिषद के संबंध में हम ये जो लिया है वो हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमारे में बुंदेला डायनेस्टी दी हुई है। बुंदेला डायनेस्टी, अगर आप लोग बुंदेला शासक नहीं लिखोगे तो आंसर अधूरा हो जाएगा। मैंने एक चीज और बताई, जो हमारे 2 मार्क और 7 मार्क बनेंगे वो किसको ध्यान में रख के बनेंगे, हम जो भी लिखेंगे वो सिलेबस में किस तरीके से इंडिकेट किया हुआ है। जैसे आपने सतपुड़ा लिखा था कल, क्या नाम है आपने आपसे, तो सबसे बेहतरीन सतपुड़ा लिखा, क्योंकि सतपुड़ा अगर जो ज्योग्राफी में पूछा जाएगा तो इसकी क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी लंबाई, इसका क्षेत्रफल इतना है, स्थापना इतनी हुई है, टाइगर रिजर्व, ये सब वगैरह लिखेंगे। लेकिन हमने पर्यटन में पूछा तो हम क्या लिखेंगे, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में क्या लिखा था फिर हमने कि भाई सतपुड़ा यह एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे ये स्थल है। हमारी बदल गया पूरा फॉर्मेशन, ठीक है। इसी प्रकार से हम जो भी लिख रहे हैं वो कैसे हो, सिलेबस को ध्यान में रखकर हो। तो परिषद जयपुर रियासत के प्रसिद्ध बुंदेला शासक, बुंदेला अगर नहीं लिखोगे आपका एक मतलब आधा नंबर तो वहीं कट गया। पूछा क्यों गया था, शासनकाल बता दिया, और विशेष क्या था, 1842 में बुंदेला विद्रोह का इन्होंने ही नेतृत्व किया था। रतन सिंह इनके भतीजा था जिसने धोखा दे दिया था। प्राणनाथ मंदिर, प्राणनाथ मंदिर क्यों है, क्या प्रसिद्धि है इसकी, छत्रसाल बुंदेला द्वारा निर्मित स्वामी प्राणनाथ का मंदिर है, या फिर स्वामी प्राणनाथ को समर्पित मंदिर, समर्पित भी लिख सकते हैं, ठीक है। अवस्थिति कहाँ है, पन्ना में किलकिला नदी के किनारे। और उपलक्ष्य से क्या था भाई, क्यों बनाया गया था, कि प्राणनाथ के पन्ना आगमन और छत्रसाल के गुरु मानने के कारण, और इन्होंने ही छत्रसाल का क्या करवाया था, राज्याभिषेक करवाया था प्राणनाथ ने। और ये प्राणनाथ किससे संबंधित थे, प्रगामी संप्रदाय से थे। समझ में आया, भूमिका क्या होगी, अवस्थिति, और किस उपलक्ष्य में बनवाया गया था। ऐसे नहीं बनवा दिया, जब प्राणनाथ आए थे प्राणनाथ को गुरु माना, फिर उन्होंने मंदिर बनवाया। एक क्रोनोलॉजी समझ में आई हमें, क्लियर है। चलिए, दौलत राव सिंधिया, अब आप सब ये देखते चले कि हम भूमिका में क्या लिखते हैं, उस भूमिका मतलब इसका परिचय, 2 मार्क में इसको परिचय बोलते हैं। परिचय में हम क्या देते हैं, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आएगा और तीसरा पॉइंट हम क्या लिखना चाहते हैं। डायमेंशन हमारी अलग अलग होनी चाहिए। दौलत राव सिंधिया, प्रसिद्ध साहित्य संरक्षक सिंधिया शासक। देखिए हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे ये कौन थे, सिंधिया शासक थे, लेकिन हमने एक और उनकी विशेषता जोड़ दी, भाई साहित्य संरक्षक। ये उल्टा बिल्कुल नहीं थे दौलत राव, इनकी पत्नी थी बेजाबाई, इनकी मान लो इतने हारे हुए किस्म के थे कि तो बेजाबाई ने कहा कि भैया हम तुम्हारे साथ जाएंगे नहीं, वो उज्जैन ही रही, बिल्कुल आमरण तक। दौलत राव ने राजधानी परिवर्तन कर ली, क्यों, होलकरों से डरा गया था उस समय पर। यशवंत राव होलकर का बड़ा डर था, और यशवंत राव होलकर ने दौलत राव को हरा दिया था, तो ये राजधानी परिवर्तन करके ग्वालियर आ गए, बेजाबाई साथ में नहीं, उज्जैन ही रही, ठीक है। आपको पता तो होगा कि सिंधियाओं की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो उज्जैन थी। तो अब हम इनकी क्या विशेषता लिखें जिससे ऐसा लगे कि भारी भरकम आदमी हो जाए। समझ में आया कि हम किसी भी व्यक्ति के सामने भारी भरकम शब्द क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसकी एक पहचान और अच्छी सी हो जाए। ये क्लियर हुआ। तो हमने क्या लगा दिया, भाई साहित्य संरक्षक तो थे ये, इनके यहाँ जो है पद्माकर थे कवि, और यहाँ पे पद्माकर अलीजा भी लिखा गया था, पद्माकर ने जो। लेकिन इसके बाद में हम क्या पॉइंट लिख रहे हैं, शासनकाल। शासनकाल अगर किसी शासक का पता है तो सबसे उत्तम है वो। ऑथेंटिकेशन हो जाता है कि पता कैसे चलेगा कि कब से कब तक रहा। लड़ाइयां इन्होंने क्या लड़ी, ये प्रमुख संधियां लिख दी। साहित्य संरक्षक किसको दिया, और विशेष में हमने क्या लिख दिया, ग्वालियर परिवर्तन की। हमारे पास 3 लाइन है, मैंने 4 लाइन में इसलिए लिखा, आप किसी भी एक लाइन को स्किप कर सकते हो, चाहे तो संधियों को स्किप कर जाओ तो साहित्य संरक्षण लिख सकते हो, साहित्य संरक्षण के रूप में हमने यहाँ लिख ही दिया तो जरूरी भी नहीं है। फिर ये जो विशेष वाला है इसे हम अवश्य लिखें, ठीक है। तो या फिर तो लड़ाइयां आप स्किप कर जाओगे या फिर संधियां, लेकिन एक चीज स्किप करके विशेष को जरूर डाल देना। समझ में आया, यहां तक क्लियर है। पहली लाइन परिचय, दूसरी शासनकाल, तीसरा उसका विशेष। गौहर क्या है, गौर महल क्या है। देखिए जब किसी प्रकार का महल या स्थापत्य का कुछ भी आ जाए तो हम भूमिका में या परिचय में क्या लिखेंगे, किसने बनवाया से। निर्माण करके एक हेडिंग बनाते थे ना अपन, उसको छोड़ दो, या फिर कह दो कि भोपाल कालीन, या फिर उस वंश से जोड़ दो। जैसे गोंडकालीन कोई महल आ गया, मंडला महल ही आ गया, या फिर कोई और महल आ गया, तो हम कहते हैं गोंडकालीन स्थापत्य, ये उसका परिचय हो जाएगा। फिर निर्माण किसने किया वो लिख सकते हो। परिचय क्या होगा कि वो किस वंश से संबंधित है, या फिर उसने कहा कि निर्माण किसने करवाया। इस तरीके से आप पहली लाइन दोगे। पहली लाइन का मतलब समझ गए कि आप उसका होलिस्टिक परिचय दे दिया आपने कि भाई क्या है ये,
तो कुदसिया बेगम द्वारा निर्मित एक प्रसिद्ध स्थापत्य, इसकी जगह पे हम चाहते तो ये भी लिख सकते थे भोपालकालीन राजवंशों जो शासकों ने द्वारा निर्मित प्रसिद्ध स्थापत्य। फिर हमको एक अगली लाइन बनानी पड़ती, वो क्या होती, इस निर्माण करता कौन है, तो कुदसिया बेगम। तो हमने एक लाइन बचाने के लिए क्या कर दी भाई, ये लाइन लिखने से अच्छा है कुदसिया बेगम द्वारा निर्मित प्रसिद्ध स्थापत्य। शैली क्या, ये सबसे ज्यादा जरूरी आएगा, शैली इंडो इस्लामिक शैली में था, विशेष क्या बेगम का निवास स्थान था और सार्वजनिक दरबार केंद्र भी यहाँ लगता था। आपने दीवाने आम दीवाने खास लिख दिया, उसमें था कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसका वही होता है, लेकिन हम जो मुख्य जो शब्द वहां पे दीवाने आम और दीवाने खास शब्द प्रचलित नहीं था, असल बात यही है, ठीक है। तो हम ऐसे शब्द जो उस रिलेवेंट नहीं है वहां पे नहीं लिखेंगे, हम साधारण जो वहां पे शब्द प्रचलित था वहां हम किताबों में कहीं पढ़ते नहीं कि दीवाने आम और दीवाने खास जैसा कुछ शब्द उनके लिए तो हम नहीं लिखेंगे, बस बच के चले। रेगुर मृदा, सभी लोगों ने क्या किया है, देखो जो पूछी जा रही है, फिर मैंने आपको बता दूं कि किसके अकॉर्डिंग पूछी जा रही है, एमपी या इंडिया, आप कौन बताएगा। ये मतलब रेलेवेंसी जो सिलेबस में है वो किसको दिखा रही है, इंडिया या एमपी। एमपी नहीं, ये एमपी को दिखा रही है, एमपी को दिखा रही है ना। तो हम जो है हम ये क्यों लिखेंगे कि ये भारत में किन किन राज्यों में पाई जाती है, हम वो लिखेंगे मध्य प्रदेश में किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। आप लोगों ने ज्यादातर क्या किया कि ये पार्ट स्किप कर दिया कि मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पाई जाती है, इंडिया वाला बता दिया, जबकि इंडिया पूछने का हमारा मकसद ही नहीं था। रिलेवेंसी में बता रहा हूँ आपको, अगर रिलेवेंसी पता चल गई कि भाई कौन सा कहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, आप मान लीजिए 10, 20, 40 नंबर आप ऐसे ही पा जाओगे पूरे पेपरों में। 30 से 40 नंबर का एज होगा मिनिमम से मिनिमम, और बहुत हो जाता है, एक नंबर बहुत होता है मेंस में। तो काली मिट्टी का नाम है ये, और कुछ नहीं है। रेगुर जो है काली मिट्टी का ये एक नाम है, ये आप जरूर लिखोगे, अन्य नाम वगैरह से स्टार्टिंग नहीं करोगे। रेगुर में मुझे नहीं पता, आप बताओगे ना कि ये है क्या, तो काली मिट्टी का ही अन्य नाम है। अन्य नाम क्या है, चैनोजम भी बोलते हैं, काली कपासी भी बोलते हैं। निर्माण कैसे होता है, दक्कन टाइप की बेसाल्टिक चट्टानों से होता है। अब जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, जो हम नहीं छोड़ सकते किसी भी हालत में, वो है ये वाला। अगर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो बॉक्स बनाना अगर अलग अलग, तो सर्वोत्तम है, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क में डेटा दे दिया आपने, और स्पीड में जा रहा है ये डेटा। ऐसा नहीं है, हम यहाँ पर भी लिख सकते थे, लेकिन हमारा एक पॉइंट स्किप हो जाता, तो हमने क्या चाहा कि हम ये स्किप भी ना करें, और यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, मेन पॉइंट भी दे रहे हैं। ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के संबंध में पूछा गया, तो भैया मालवा में, सतपुड़ा में और नर्मदा घाटी में 3 जगह ही तो पाई जाती है। क्लियर है ना, बताइए गए काली मिट्टी कौन सी जगह पाई जाएगी। नर्मदा घाटी। चलिए अब है बीहड़ नदी, बीहड़। तो बीहड़ कुछ नहीं है, अवनालिका अपर्दन सुना होगा, रेल अपर्दन सुने आपने, कईयो गली अपर्दन, रेलो अपर्दन, अवनालिका अपर्दन। तो अवनालिका अपर्दन जो है उसी से बनी हुई एक भूमि क्षेत्र है, या फिर आकृति स्थलाकृति है, उसी अवनालिका अपर्दन से बनी हुई स्थलाकृति है जो बीहड़ है। और बीहड़ ऐसा नहीं है कि केवल मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ये जो स्थलाकृति है अन्य क्षेत्रों में भी पाया जाता है। जैसे कि हम कह रहे हैं सोन घाट, सोन नदी है वो भी बनाती है, अन्य नदियां भी बना रही है, लेकिन जो बीहड़ शब्द है उसका उपयोग केवल और केवल चंबल जो नदी घाटी क्षेत्र है उसी में प्रयोग किया जाता है। समझ में आया, ये मैं जो कह रहा हूं वो समझ में आया। यस सर। ठीक है, जो बीहड़ है, बीहड़ शब्द का उपयोग केवल और केवल चंबल घाटी क्षेत्र के लिए उपयोग होता है। तब हम देखो चंबल नदी क्षेत्र में अवनालिका अपर्दन से बनी भूमि क्षेत्र या फिर स्थलाकृतियां बीहड़ कहलाती हैं। समझ में आया। निर्माण का कारण क्या है, मृदा अपर्दन और वनस्पति विहीन होना, और निवारण क्या है इसका, वृक्षारोपण, और विशेष क्या है, डाकुओं का रहवास के लिए प्रसिद्ध है। जो चंबल की सहायक नदियां है ना छोटी छोटी, वो अभी बीहड़ का निर्माण करती है। जैसे मैं मुरैना क्षेत्र से हूँ, मुरैना के बिल्कुल मेरा घर जो है चंबल से 2 साइड से, उत्तर में और पूरब में चंबल से घिरा हुआ है। आपने सबलगढ़ का नाम सुना होगा, सबलगढ़ का किला जो हम पढ़ते हैं, तो 2 साइड से घिरा हुआ है चंबल से। तो हमारे आसपास जो है जितनी भी छोटी छोटी नदियां या नाले हैं ना, वो बीहड़ का निर्माण कर लेते हैं। तो चंबल और चंबल की जितनी भी सहायक नदियां हैं ना, वो क्या कर लेती हैं, इसका बीहड़ का निर्माण कर लेती हैं। और
ऐसा नहीं, चित्तौड़गढ़ में भी यहाँ से कोटा से चित्तौड़गढ़ ये सब चीजें बहती हुई जाती है चंबल, लेकिन जो मेन बीहड़ का निर्माण है वो लगभग जब श्योपुर से प्रवेश करती है वहां से लेकर इटावा तक रहता है इसका। ठीक है। अब मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं भैया? 5 प्रकार की। सीधे लिख दो 5 प्रकार की और नाम लिखिए। तो इसमें 2 चीजें पूछी गई हैं, कितने प्रकार की और नाम लिखो। तो हमने बता दी 5 प्रकार की पाई जाती है और नाम ये हुआ है। काली मृदा सर्वाधिक, एक में थोड़ी सी विशेषता बता दी उसकी, तो हमने और अच्छा बना दिया आंसर को। लाल पीली मृदा, जलोढ़ मृदा, मिश्रित मृदा और लैटेराइट। समझ में आया? लाल पीली मृदा 37% है, ये 47% है। ठीक है। जलोढ़ मृदा है, फिर लैटेराइट 1.7 ऐसे कुछ है। क्लियर है? अब कॉपेन के वर्गीकरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु, देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा भटकाव है। कई नोट्सों में 3-3 लिख रहा है, लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी का एक मैप दिखा देता हूं। स्क्रीन पे मैप दिख रहा है। तो इसमें 2 ही दिख रहे हैं हमें, CWG दिख रहा है और AW दिख रहा है। AW का भी कितना क्षेत्र है? जो निमाड़ और थोड़ा सा मालवा और बालाघाट वाला रीजन है। समझ में आया? ये एनसीईआरटी का मैप है। तो मध्य प्रदेश में कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर कितने जलवायु क्षेत्र है? कहीं कहीं 3 लिखा हुआ है, वो गलत लिखा हुआ है। कितने हैं? 2। ठीक है। तो कहीं कहीं अगर जो भी लिखा हुआ है 3, तो 3 गलत है। कितने हैं? 2। ये बिल्कुल ध्यान रख लेना। हमने मैप में देख ही लिया। ठीक है। 2 ही दिख रहे हैं ना, 3 तो नहीं दिख रहे कहीं। शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु, ये नाम यही लिखेंगे। और उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु AW। क्लियर है? तो हमने क्या लिख दिया? 2 ही लिखे हैं। ठीक है। 2 प्रकार की जलवायु और दोनों के नाम लिख दिए, CWG और AW। ज्यादातर क्षेत्र में CWG है, और जो CWG जो है पूरा उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, नर्मदा घाटी जो ये जो गंगा घाटी क्षेत्र है, गंगा का मैदान है, वो पूरा कवर करता है CWG। ठीक है। वर्धा नदी, अब देखिए नदियों में जब भी क्वेश्चन आएगा तो 2 चीजें ध्यान रख लो। मुख्य नदी आई, मुख्य नदी में जैसे कि आ गई गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। पहला परिचय उसका यही होगा, यदि मान लीजिए गंगा आई तो हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदी, या फिर हिमालय से निकलने वाली भारत की सबसे लंबी नदी, भारत में बहने वाली नदी सबसे लंबी वही है। ये परिचय जरूर देंगे कि हिमालय से निकलती हिमालय नदी है या फिर प्रायद्वीपीय नदी है। ये पहला परिचय उसका अवश्य होगा, अगर वो मुख्य नदी है तो। समझ में आया? परिचय मुख्य नदी का कैसे होगा? मान लीजिए नर्मदा, तो क्या लिखेंगे? प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी। क्या होगा परिचय? प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी, दूसरे नंबर की लंबाई है उसकी, तो द्वितीय नंबर की लंबी प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी हमेशा जरूर लिखेंगे, वही उसका परिचय है, वही उसकी पहचान है। यदि वो कोई सहायक नदी है तब हम उसका परिचय क्या देंगे? किसकी वो सहायक नदी है, उसकी पहचान ही उसकी सहायक नदी के रूप में है। गोदावरी नदी की सहायक नदी, हम इसको बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं कि वो किसकी सहायक, यही उसका परिचय है। ठीक है। नदी के संबंध में कैसे हमें परिचय देना है, फिर हम उसका उद्गम बता सकते हैं, फिर उसकी लंबाई बता सकते हैं, और विशेष वगैरह कुछ भी बता। उद्गम लंबाई ये तो मस्ट है, ये बताना ही पड़ेगा, और एक ही लाइन में हो जाते हैं। फिर विशेष में वैन गंगा के साथ मिलकर ये क्या बना लेती है? प्राणहिता बना लेती है, और गोदावरी में फिर मिल जाती है। ठीक है। अब बॉन्डकालीन स्थापत्य कला का वर्णन करें। तो हमने 4-5 ले लिए। देखिए किसी ने क्या किया, ऐसे डायमेंशन बनाया, तो ये भी बहुत बेस्ट है। तो उन्होंने कहा किले, महल, तालाब और अन्य, इस तरीके से भी लिखा है किसी ने। तो किलों में उनके नाम लिख दिए, महल में उनके नाम लिख दिए, तालाब वगैरह में नाम लिख दिया, अन्य में लिख दिया। तो ये बेस्ट हो गया भाई, ये 4.5 वाला हो गया। ठीक है। और हमने जो लिखा है, जो मैंने जो लिखा है, वो ये भी एक सही तरीका है, ये भी एक सही तरीका है। आप जो इस तरीके से 4 डायमेंशन बना के लिखते हो, इसमें नाम लिख के, इसमें मुख्य जो है स्थापत्य ले लिए, क्योंकि मुख्य स्थापत्य यही था। तो ये भी एक तरीका हो सकता है भाई। सिंगौरगढ़ किला है, कहाँ पे? दमोह में है। निर्माण किसने करवाया और विशेषता क्या है?
तो स्वरूप में स्थापत्य कला का वर्णन करना था, तो विशेषता ही इसका वर्णन होगी मुख्य तौर पर। तो भाई क्या है ये, कैसा है। एक लाइन इंट्रो की दी है, वो क्या है, गोंडकालीन स्थापत्य स्वरूप में साधारण था। इसका मतलब समझते हो, भव्य नहीं होते थे, चट्टानों को काट काट कर बनाए जाते थे, ठीक है, चूने गारे का प्रयोग होता था, तो नहीं तो कैसे सीधे सीधे पत्थर को काट के बना दिए जाते थे। तो कैसे थे, स्वरूप में साधारण थे। ये हमने उसका परिचय दे दिया, जो स्थापत्य वो कैसा है, साधारण। सिंहगढ़ा जबलपुर में संग्राम शाह ने बनवाया, परिसर में मदन महल और भैरव मंदिर स्थित है, ठीक है। चौरागढ़ नरसिंहपुर में और परिसर में रेवाकुंड ग्रामीण मंदिर और दुर्गावती की, और ये क्या था, दुर्गावती की राजधानी रहा। रामनगर मंडला में और मोती महल है, इसमें विष्णु मंदिर है, और नर्मदा नदी में कृत्रिम द्वीप पर है। मंडला का किला है जो मंडला में है, सॉरी ये जो है नर्मदा नदी में कृत्रिम द्वीप। तो समझ में आया कि हमारे पास कितने फॉर्मेट हो सकते हैं। तो एक ही प्रश्न को लेकर कम से कम 2-3 फॉर्मेट होने चाहिए। सीधे सीधे अगर हम इसका ऐसे लिख देते सिंगौरगढ़, गढ़ा, चौरागढ़, और ये गलत हो जाता, फिर क्या हम ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन नहीं दे पाते थे। क्लियर है कि हमें क्या देना है, किसी भी सब्जेक्ट कोई प्रश्न पूछ लिया तो हम ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन अगर दे सकते हैं उसमें, तो देंगे। आपको 4.5 नंबर लेना है। मेरा उद्देश्य सीधा सा ये नहीं है कि आपको 3 नंबर एवरेज के दिलवाना हो। हम अगर पढ़ रहे हैं तो ऐसे पढ़ें कि हमें सर्वश्रेष्ठ जो नंबर मिलते हो वो मिले। क्लियर है, तो जोर से बोले। यस सर। चलिए, अब बघेल शासक गुलाब सिंह के प्रमुख शैक्षणिक सुधार लिखिए। इसमें एक और तरीका था जो मैंने बनाया, मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ में शायद लाना भूल गया था। वो आपको पीडीएफ एक फोटो डाल दूंगा, ठीक है। तो गुलाब सिंह का शासनकाल बता दिया हमने यहाँ पे। इसके बाद हिंदी मीडियम परीक्षा केंद्र प्रयागराज से, ये सिंपल पॉइंट रख दिया हमने। 32 में क्या किया इन्होंने, इसके शिक्षा संचालक की जो है नियुक्ति की। रीवा शिक्षा बोर्ड की स्थापना की। स्त्री शिक्षा के विकास हेतु सुदर्शन कुमारी बालिका उच्चतर विद्यालय की स्थापना की। 1936 में पंचवर्षीय शिक्षा योजना चालू की। रीवा में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की और अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की। छात्रवृत्ति हेतु गरीब छात्र हितकारी की कोष की स्थापना की। एक तो ये तरीका हो सकता है हमारा, सिंपल जो पॉइंट है। एक हमारा तरीका क्या हो सकता है भाई, विद्यालय की हेडिंग बना दी हमने। इसको हम और कैटेगराइज करके भी तो लिख सकते हैं ना। तो ये भी तरीका हो सकता है भाई, विद्यालय। तो इन्होंने कौन कौन से विद्यालयों की स्थापना की। फिर स्त्री शिक्षा के लिए कौन कौन से कार्य किए। फिर शिक्षा संचालन के लिए इन्होंने क्या क्या कार्य किए, बोर्ड वगैरह बनाए ना, ये संचालन में आ जाएगा। फिर छात्रवृत्ति, ठीक है, फिर छात्रवृत्ति के लिए उन्होंने क्या क्या किया। और यहाँ अगर हम निष्कर्ष देना चाहें तो सबसे अच्छा निष्कर्ष पता है क्या है, इन्हीं के शैक्षणिक कार्यों के बदौलत यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्या हो गए, लोग जागरूक हो गए। तो अगर हमने रिलेवेंट निष्कर्ष दे दिया तो क्या हो गया, हमारा सोने पर सुहागा हो गया। तो एक दे सकते हैं ना कि भाई इनके जो शिक्षा सुधार थे वो स्वतंत्रता आंदोलन में क्या हुए, सहायक सिद्ध हुए। कैसा निष्कर्ष है, इनसे रिलेवेंट निष्कर्ष हो गया, जो अपने आंसर को कैसा बना दे रहा है और भी इफेक्टिव बना दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई निष्कर्ष आप देना चाहो तो दे सकते हो, जरूरत नहीं है, लेकिन अगर दे दिया तो और इफेक्टिव हो जाएगा उत्तर। ठीक है, चलो। मध्य प्रदेश में स्थित प्रमुख नदी अपवाद तंत्र का नाम लिखिए। प्रमुख नदी अपवाद तंत्र और उनकी नदियों के नाम लिखना है। तो मध्य प्रदेश में एक लाइन में इंट्रो देना है हमें। ये प्रयास कर लीजिए, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, एक लाइन में इंट्रो कैसे दें। हम ज्यादातर क्या कोशिश करते हैं, 3 लाइन में चला जाता है। प्रयास क्या करना है, 1 लाइन का, और जब पूछा गया बस वही रिलेवेंट जानकारी दें भूमिका में। तो मध्य प्रदेश में कितने अपवाद तंत्र हैं, 6। सबसे बड़ा है गंगा यमुना, फिर नर्मदा का, फिर ताप्ती, गोदावरी, माही और महानदी। अब इसकी नदियां बता दी हमने, तो गंगा यमुना और नर्मदा की हमने ज्यादा बता दी, बाद बाकी सबकी एक एक बता दी। ठीक है, चंबल सिंध, काली सिंध, छिपरा, सोन, टोंस, कैच, बेतवा, ये सब हमने गंगा की यमुना की बता दी, नर्मदा की बता दी भाई। नर्मदा तवा, हिरन, बारना, बुढ़ने, दूधी, तवा, चोरलमान, ताप्ती, गोदावरी, वैनगंगा, ये सब चीजें हमने, और हमारा उत्तर हो गया खत्म। क्लियर है। और महानदी की केवल एक ही नदी
154 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, क्षेत्र है महानदी अपवाह तंत्र का। सबसे छोटा अपवाह तंत्र अगर प्री में भी आया तो आप ऐसा नहीं करना महानदी लिख दी या ताप्ती लिख दी। सबसे छोटा तंत्र कौन सा है, अपवाह तंत्र महानदी है, ठीक है। 154 किलोमीटर स्क्वायर, क्लियर है। अब है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की जलवायु को समुद्र की निकटता, उच्चावच, ठीक है, कर्क रेखा, बहुत सारी चीजें क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। लेकिन समुद्र की जो निकटता है वो मालवा का, जो हम कह रहे हैं ना, मालवा और मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है उसकी जो जलवायु है, सम जलवायु, उसका निर्धारक मुख्य तौर पर क्या है, कौन बताएगा। अगर मालवा की सम जलवायु है या मध्य प्रदेश के दक्षिण में जो जलवायु पाई जाती है सम प्रकार की, उसका कारण क्या है, कौन बताएगा। मेरी आवाज आ रही है सर? कर्क रेखा गुजरती है शायद। नहीं, समुद्र से निकटता, बघेलखंड में भी देख रहे हो ना, तो थोड़ा सा पास में हो जाता है, ठीक है। तो मालवा में जो सम जलवायु पाई जा रही है उसका सबसे ज्यादा जो कारण है प्रभावित करने वाला वो समुद्र से नजदीकी है। अब समुद्र की निकटता से पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी तथा पूर्वी मध्य प्रदेश के तापमानों में अंतर दिखता है, ठीक है। ये हमने क्या दे दिया, परिचय दे दिया। भाई समुद्र की निकटता पूछी है तो कैसे बताई, तो हमने बता दी समुद्र की निकटता का पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी तथा पूर्वी मध्य प्रदेश के तापमानों में अंतर के रूप में दिखते हैं। अब प्रभाव क्या पड़ता है, भाई हमने 100 उदाहरण पूछा तो भाई हमने क्या बता दिया, महीनों के रूप में बता दिया कि भाई इस महीने में ये पड़ता है, इस महीने में ये पड़ता है। तो भाई मार्च माह में दक्षिणी भाग में क्या होता है, दक्षिणी भाग और मालवा में औसतन 25 से 26 रहता है, जबकि उत्तर में जो मध्य भारत का जो क्षेत्र है वो कैसा हो जाता है, अपेक्षाकृत ठंडा सा रहता है। मार्च जून में जब वहाँ टेम्परेचर हम देखते हैं मुरैना ग्वालियर में 45-46 रहता है, लेकिन मालवा वाले क्षेत्र में 41-42 रहता है, तो तुलनात्मक कम हो जाता है। जून सितंबर में वहां पर उष्ण जो है जलवायु हो जाती है, तापमान बढ़ जाता है, तापमान के साथ उष्णता बढ़ जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है, चिपचिपे होते हैं, पसीना निकलना होता है, लौटता मान बोलते हैं उसको, गर्मी। लेकिन इसका प्रभाव मालवा में देखने को मिलता है, नहीं मिलता भाई, ठीक है, वो लिख दिया हमने। अक्टूबर दक्षिण में तापमान सामान्य, उत्तर में उष्ण होता है, और अक्टूबर से नवंबर उत्तर में जो अधिक ठंड पड़ती है 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वहीं दक्षिण में क्या होता है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि शायद 1 जनवरी का समय था, हम लोग पंखा चला के सो रहे थे और मैंने फोन किया घर पर और सब लोग दो रजाई उड़ उड़ के सो रहे थे। ये अंतर है, समझ में आया। और ये किस कारण हो रहा है, ये समुद्र की निकटता की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि समुद्र की निकटता जहां होती है वहां पे जो टेम्परेचर है उसका प्रभाव कम होता है, ये तो पता होगा। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। चलिए अजय, आपको समझ में आ रहा है। कल्पना आपकी पहली क्लास है। जी सर, समझ में आ रहा है। कल्पना, क्या आवाज आ रही है। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन आता है अहिल्याबाई पर टिप्पणी कीजिए। तो भाई डायमेंशन ही डायमेंशन, जहां टिप्पणी आ गई तो समझ लो डायमेंशन मांग ली। भूमिका लिख दी अहिल्याबाई होलकर राजवंशी की क्या थी, प्रसिद्ध और प्रथम महिला शासक। एक तो प्रसिद्ध थी सबसे ज्यादा, होलकरों में सबसे ज्यादा जो प्रसिद्धि मिली वो अहिल्याबाई को मिली, और साथ में प्रथम महिला शासिका थी, और अपने पति खांडेराव की मृत्यु के पश्चात ही शासिका बनी। या फिर आप इसकी जगह कोई और अन्य लाइन भी लिख सकते हो। व्यक्तिगत जानकारी हमने दे दी, क्योंकि क्या है टिप्पणी मतलब उनके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। व्यक्तित्व बता दिया, कैसा व्यक्तित्व था भाई, सीधा सरलता, धार्मिक प्रवृत्ति की थी और दूरदर्शी थी और कर्तव्यनिष्ठ थी, ये इनका व्यक्तित्व था। उपलब्धियां या कार्य या योगदान, किसी भी रूप में इनको लिख सकते थे हम। उपलब्धियां, कार्य या योगदान, तो निर्माता के रूप में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनेता के रूप में, साहित्य कला के संरक्षक के रूप में, कूटनीतिक के रूप में।
अब भाई कुशल प्रशासक कैसे कि भाई व्यापार शांति प्रशासन पर ध्यान दिया, शांति स्थापित करने भीड़ों का दमन करती हैं। कुशल राजनीति कैसे राज्य की सुरक्षा पर ध्यान देती हैं और फ्रांसीसी जुजुराने द्वारा सेना का प्रशिक्षण करवाती हैं। कूटनीतिक कैसे भाई इन पे जो रघुनाथ राव अटैक करने वाला था, इन्होंने कह दिया, खत लिखवाया कि आप इतने निर्बल हो गए हो कि एक महिला पे अटैक करोगे या आक्रमण करोगे। कूटनीति है भाई कि आपने अपने आप को बचा लिया। ठीक है, उधर से सिंधिया शासक जो है परेशान करे थे, तो कूटनीति में इन्होंने क्या किया, राजधानी हमारी कहाँ ले गए, महेश्वर ले गए। सिंधिया शासक वहां पहले कौन थे इनके समय पे बताओ? सबसे खतरनाक व्यक्ति अगर कहा जाए तो उस समय का, अरे लाइन छोड़ छोड़ के ही लिखनी है, बिल्कुल उत्तर ऐसा होना चाहिए खुला खुला। मतलब आप ऐसा नहीं है कि हमें कंटेंट शब्दों पे ध्यान मत दो, हमारा एक भी मैं उत्तर ऐसा नहीं लिखता जो कैसा हो, बिल्कुल चिपके चिपके शब्दों। और ये जो ध्यान देना, आज थोड़ी सी और बात कर लेते हैं।